नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है रोहित सिंघल। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एक्सटर्नल सेक्टर अपना टॉपिक चल रहा है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अपन इससे पहले एक्सटर्नल सेक्टर ही पढ़ रहे थे। अपन ने उसमें बीओपी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फिर उसके बाद एफडीआई, एफआईआई, क्यूएफआई, और फिर एक्सचेंज रेट टाइप्स लाइक फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या मैनेज रेट, मैनेज एक्सचेंज रेट। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। आज अपन दोस्तों आगे डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी या एग्जिम पॉलिसी। दोनों की दोनों एक ही बात है। पहली बात तो ये, चाहे एफटीपी बोल लो चाहे एग्जिम पॉलिसी बोल लो, ये अपने सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। प्लस इस पे 2016 के अंदर मेंस के अंदर क्वेश्चन भी था, आप देखना। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके अंदर कोई भी घुमावदार बात नहीं थी, बस उसको मेक इन इंडिया से कनेक्ट करके बताना था। तो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कैसे अपन देखेंगे कि मेक इन इंडिया से कैसे कनेक्टेड है प्रोग्राम। ठीक है, एग्जिम मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एग्जिम मतलब क्या होता है? EXIM मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। तो उसे अपन बोलते हैं एग्जिम। अब देखो, इसमें क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। ये कब आई थी पॉलिसी? 2015 के अंदर आई थी, मतलब 2014 के अंदर आ गई थी आने को तो। और ये एप्लीकेबल होती है 5 साल के लिए, हमेशा 5 ईयर्स के लिए। ये होती किस चीज़ के लिए? फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, मतलब मेनली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपने। ठीक है, कोई भी देखो, कोई भी कंट्री नहीं चाहता कि उसका इंपोर्ट प्रमोट हो। हमेशा को हर कोई कंट्री क्या चाहता है? उसका एक्सपोर्ट प्रमोट हो। एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो क्या होगा? उससे गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। और जब वो गुड्स बनेंगे तो सोचो, एक इंडस्ट्री सेटअप होगी, उसके लिए कितने सारे लेबर की ज़रूरत होगी, कुछ आपके जैसे मेरे जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, और फिर कैपिटल की भी ज़रूरत होगी। तो बैंक्स का बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ठीक है, मतलब सब लोगों के काम क्या है, इससे फलता है फूलता है। तो इंडस्ट्री सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया बन जाता है। किसी भी एरिया में देखो जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है बहुत सारी, तो वहाँ पे क्या है, रोड्स और पोर्ट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, अपने आप डेवलप होना चालू हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी ये सब चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मेक इन इंडिया प्रमोट करना। मैं आपको 2-3 मिनट की कहानी बताता हूँ, बिल्कुल प्योर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, क्योंकि अपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कोर्स में है। तो भी मैं केवल वो बता रहा हूँ ना, वो देखना। बाकी बोर्ड लगा हुआ है, आपको भी इससे कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं। सर कितने सेक्टर्स होते हैं? 3। प्राइमरी, सुना होगा ये आपने, प्री में भी सुना होगा, कहीं पे भी सुना होगा। सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर मतलब क्या है? सर्विस सेक्टर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अपने सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कोर्स में है। ठीक है, तो 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग को इंडस्ट्रीज भी बोल लो आप। ठीक है, जो प्रोडक्शन करती है वो इंडस्ट्रीज। अब पहले मुझे ये बताओ आप कि इंडिया जो है उसकी मेजर पॉपुलेशन किस काम में एंगेज है? सर मेजर पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी काम में एंगेज है। मतलब अराउंड अपन एक डेटा लेते हैं, कोई अपन क्लर्क की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अपन को एक अप्रोक्स फिगर की जरूरत है। तो 60% जो है, 55 to 60% लोग किस में एंगेज है? कृषि में एंगेज है, मतलब एग्रीकल्चर में एंगेज है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है। और इसी तरीके से आप आइडिया ले सकते हो, 20% जो लोग हैं वो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज है, और बाकी 20% किस में एंगेज है? सर्विस सेक्टर में एंगेज है। मतलब इतना परसेंट लोग काम करते हैं इस सेक्टर में जनसंख्या का। आपको पता है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आज भी इंडिया में जो गांव में रहती है 70%, 68%, 70% के आसपास। ठीक है, अच्छा, लेकिन अपनी जो जीडीपी है, मतलब अपनी साल भर की इनकम है ना, पूरे इंडिया की, उसमें जो मेजर पोर्शन है, सबसे ज़्यादा कौन कमा, अच्छा प्राइमरी सेक्टर में कितना कमा के दे रहे हैं? अराउंड 20%। ठीक है, सर्विस सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितना कमा के देती है? 20%। और
टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस इंडस्ट्री कितना कमा के देती है? 60%। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये सब क्या है, एक अप्रॉक्स फिगर के डेटा है, कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता इकोनॉमिक्स में 100%, है ना, ये सब डेटा बदलते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो अब पॉपुलेशन जो है सोचो आप 60% है और इनकम कितनी, मतलब 60% लोग कितना इनकम कमा रहे हैं? केवल 20%, है ना। तो मतलब आप देख रहे हो ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला फिगर है। ठीक है, इसे कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी के बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में एंगेज है, एक खेत है उसके अंदर 5 लोग एंगेज है, 5 लोग काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत केवल 2 की है या 1 की है, तो बाकी 3 लोग जो है वो एक्स्ट्रा जबरदस्ती काम कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा जो दुकानें होती है उसके अंदर 3-4 भाई बैठ जाते हैं एक साथ, जरूरत केवल 1 की थी, ठीक है, लेकिन बैठे 3-4 है। अब कहने को तो वो सबके सब उससे कमा रहे हैं, लेकिन केवल 1 होता तो भी काम चल जाता है, उसे बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर जो है वो इसी से गुजर रहा है। इंडिया के अंदर लोग बाग अब क्या है, एग्रीकल्चर कम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं। देखते हैं किस में जाना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी की बात करते हैं। 20% लोग सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एंगेज हैं और इनकम कितनी आ रही है? 20। तो ये आंकड़ा आपको ठीक ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पॉपुलेशन सबसे आगे किस में एंगेज है? टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर। मतलब सर्विस सेक्टर मतलब जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, सीए हुआ, वकील हुआ, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये सब क्या होती है? सर्विस सेक्टर होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो 20% लोग इस काम में एंगेज है, लेकिन इनकम कितनी आ रही है? 60%। ठीक है, अब बात ये आती है कि हर कंट्री में पहले प्राइमरी सेक्टर आता है, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। हर कंट्री में पहले प्राइमरी सेक्टर आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक जो कंट्री होती है, कोई भी देश होता है, उसके अंदर पहले एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर के बाद वो किससे लिंक होता है? इंडस्ट्रीज से, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ती है, फिर उसके बाद, है ना, इंडस्ट्रीज जो है वो लगना चालू होती है, फैक्ट्रीज लगना, और फिर टर्शरी सेक्टर एंगेज होता है, मतलब सर्विस सेक्टर का काम क्या होता है? इन दोनों को सेवा देना, सर्विस देना। ठीक है, अब जैसे बैंक है, तो बैंक का काम क्या है? लोन देना। तो लोन लेने के लिए किसान भी आते हैं और लोन लेने के लिए इंडस्ट्रीज भी आती है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का काम होता है मतलब सबको सर्विस देना, सेवा देना। अब हर कंट्री के अंदर पहले प्राइमरी सेक्टर आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर टर्शरी आता है। ठीक है, अब इंडिया का केस लेते हैं। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट है ना, अपन जंप मार गए किधर से? प्राइमरी से डायरेक्टली किधर? टर्शरी के अंदर। अपन इंडिया वाले कहाँ पे जंप मार गए? प्राइमरी से टर्शरी के अंदर। और ये यूपीएससी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी ने एक बार पूछा कि टर्शरी सेक्टर के अंदर, मतलब इंडिया का जो ग्रोथ है वो बीच में सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्यों नहीं हो पाई? डायरेक्ट अपन प्राइमरी से टर्शरी की तरफ क्यों चले गए? क्या रीजन हुआ उसका? अब आप सोचो एक बार, है ना, वीडियो वगैरह पॉज करके सोचो कि क्या रीजन है कि ऐसा हुआ है। ये बात तो है, ठीक है ना, अपन इसका रीजन भी डिस्कस करेंगे। पहले आप सोचो कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि अपन प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली कहाँ मूव कर गए लोग बाग? एक तरीके से टर्शरी सेक्टर। और कहीं ना कहीं जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है वो एक तरीके से पिछड़ गया, पीछे रह गया। तो मैं आपको उसके अब रीजंस बताता हूँ ना, अगर आपने सोचा हो तो ठीक है। देखो, सबसे पहला रीजन क्या है? अपन 1947 में आज़ाद हुए। बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, है ना। 1947 में अपन आज़ाद हुए। अपन पहले 200-150 साल तक अपन ने गुलामी सही, ठीक है, अंग्रेजों की। अपन उससे पहले ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे पूरा का पूरा अच्छी तरीके से, ठीक है। बट जैसे ही अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पुर्तगीज आई, ये सब लोग किस लिए आए थे? बिजनेस करने के लिए आए थे, ठीक है। तो अपना बाजार तो पहले से ही खुला हुआ था। तो 1947 के बाद क्या हुआ? इंडिया ने सोचा यार अब हम किसी प्राइवेट कंपनी पे भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहली प्राइवेट कंपनी ने अपन को 150 से 200 साल अच्छी तरीके से लूट लिया, ठीक है। तो इंडिया ने बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर पे 1947 के बाद भरोसा नहीं किया। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया उस टाइम पे? उस टाइम पे सरकार ने बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों में निवेश करा, बड़े बड़े, है ना, प्लांट डाले। आपने सुना होगा भिलाई का प्लांट, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, है ना, ऐसे रूरकेला, ठीक है, कुछ प्लांट यूएसएसआर की मदद से, कुछ प्लांट जर्मनी की मदद से।
अपन इवन यूएसए के पास भी गए थे पैसे लेने, मतलब प्लांट लगाने के लिए, प्लांट मतलब फैक्ट्री लगाने के लिए बट यूएसए ने मना कर दिया, अपन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर के अंदर अपन यूएसए के साथ ना देके थोड़ा सा टिल्टेड थे यूएसएसआर की तरफ। तो ऐसी बात हुई है ना, तो अपन ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डाली और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी कंपनीज पर भरोसा करा, उन्हें क्या बोलते हैं, पीएसयू, ठीक है, पीएसयू पे भरोसा करा। और हमने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा दिया, बिल्कुल ध्यान से मानना, हमने प्राइवेट सेक्टर पे क्या किया, रेगुलेशन लगा दिया। क्यों लगा दिया हमने प्राइवेट सेक्टर पे रेगुलेशन, क्योंकि हम क्या है, वही बात, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे ही इंडिया के साथ कंडीशन थी, है ना, ठीक है, इंडिया बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर से घबराया हुआ था। फिर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर पनपना भी चाहता था तो हमने उसके ऊपर क्या लगाया, LPQ, मतलब लाइसेंस परमिट कोटा, ठीक है, ये मैंने स्टोरी आपको पहले ही बता रखी है, बट वापस समझ लो अच्छी तरीके से। लाइसेंस परमिट कोटा मतलब किसी भी इंडस्ट्री को अगर सेटअप होना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट मतलब उसको काम करने के लिए परमिट चाहिए, ठीक है, और कोटा सिस्टम मतलब क्या, कि वो एक फिक्स उत्पादन से ज्यादा नहीं कर सकता, ये हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिट लगा दी। दूसरी बात, एक तो ये हुआ, ठीक है, गड़बड़, ये भी हमने किस सेक्टर में लगाई सारी लिमिट, गुड्स के सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमने सारी लिमिट लगा दी, ठीक है। एग्रीकल्चर को तो हमने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया, भाई आराम से करो, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह लिया है पूरे इंडिया के अंदर, तो एग्रीकल्चर में तो हमने सोचा इंप्रूवमेंट करते हैं ना, लेकिन हमने सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बड़ा रेगुलेट कर दिया, कुछ ज्यादा ही रेगुलेट कर दिया, ऐसे बोलते हैं ओवर रेगुलेशन करना, ठीक है। हमने कदम कदम पे उनके लाइसेंस सिस्टम, परमिट सिस्टम, कोटा सिस्टम, इंस्पेक्टर राज, ठीक है, ये सारा सिस्टम हमने लगा दिया, ठीक है, वो भी कौन से सेक्टर में, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। लेकिन हमें सर्विस सेक्टर के अंदर हमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। सर्विस सेक्टर आराम से, हमने सोचा ही नहीं था कि सर्विस सेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है जो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर बिल्कुल खुला हुआ था आराम से, इसके अंदर कोई रेगुलेशन नहीं था, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो जो पहले एक्साइज एक्ट हुआ करता था वो कब से एग्जिस्ट करता था, 1944 से। अब बताओ एक्साइज किस पे लगता है, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। मतलब देखो, हम जैसे ही कोई पर्सन गुड्स बनाता था, सामान बनाता था, तो हम उससे 1944 से एक्साइज ले रहे थे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पादन शुल्क ले रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रेगुलेट कर रही थी। बट बात करो सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर में पहली बार जो टैक्स आया था, सर्विस टैक्स, वो आया था 1994 के अंदर। सर्विस टैक्स 1994 के अंदर आया था पहली बार। तो सोचो, हमने पहली बार सर्विस सेक्टर पे टैक्स कब लगाया, 1994 में, मतलब पहली बार रेगुलेशन चालू किया 1994 में। तो जब तक हम रेगुलेट करना चालू करते सर्विस सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर को, तब तक वो बहुत बड़ा हो चुका था, उसकी साइज काफी लार्ज हो चुकी थी, है ना, ठीक है। तो पहला रीजन समझ में आया, ओवर रेगुलेशन ऑफ क्या, के ओवर, मतलब दूसरा रीजन ओवर रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब ओवर रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। प्राइवेट में भी कौन सा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, सेकेंडरी सेक्टर, उसके अंदर ओवर रेगुलेशन कर दिया। और दूसरी बात, हमने भरोसा नहीं किया प्राइवेट सेक्टर पे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसके रीजन। तीसरा रीजन क्या था, आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में क्या लीगेसी छोड़ के गए। 1947 के अंदर हमें दो चीजें दे के गए। सबसे अच्छी चीज तो सबसे, अब अच्छी तो क्या, उन्होंने दो चीजें छोड़ के गए। पहली चीज तो कि इंग्लिश, है ना, कि भाई हम आपको इंग्लिश देके जा रहे हैं, ठीक है, और आप इसको रखो संभाल के, और अपने स्कूल्स वगैरह के अंदर सबके अंदर इंग्लिश पढ़वाओ बच्चों को, ठीक है। और हमने आज ये भी सोच लिया है कि जो पर्सन इंग्लिश नहीं जानता वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, ऐसी बहुत सारे लोगों की थिंकिंग भी है। सेकंड, जबकि गलत है पूरी। सेकंड पॉइंट क्या है, फिर ब्रिटिशर्स जो है, दूसरा छोड़ो, है ना, पहला बस आप ये ध्यान रख लो, यही काम का अपने। अब क्या हुआ कि राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया के अंदर। आईटी सेक्टर जो था वो ग्रो करने लग गया, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ, एक तो हम इंग्लिश जानते थे, ठीक है, ऑलरेडी, और अब कंप्यूटर सेक्टर क्या है, कंप्यूटर हमारे यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। तो इससे कॉम्बिनेशन बैठ गया, मतलब जो यूएस के अंदर जो कंपनीज थी, हम उनका बीपीओ की तरह काम में ले लेते थे इंडिया के अंदर। आपने सुना होगा, ओबामा कई बार कहते रहते थे
जो यूएस वाले हो जाग जाओ वरना इंडियंस तुम्हारी जॉब ले जाएंगे। तो इंडियंस कौन सी जॉब ले रहे हैं मेनली? बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब जैसे जेनपेक्ट है, ठीक है, आपने सुना होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो क्या है बीपीओ काम करती है, ठीक है। इसमें काम क्या होता है बेसिकली कि ये लोग मतलब इनको कोई ना कोई फर्म जो है आउटसोर्स कर देती है अपना काम, और ये उसकी प्रोसेसिंग करके उसको रिटर्न कर देते हैं पूरा का पूरा फिनिश करके। मतलब ये लोग बेसिकली वैल्यू एडिशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यूएस से जेनपेक्ट के अंदर, जयपुर में है जेनपेक्ट एक कंपनी, बीपीओ है, तो उसके पास क्या है अकाउंट्स आएंगे यूएस से, और वो रॉ फॉर्म में होंगे, कच्चे फॉर्म में होंगे, और जो जेनपेक्ट है इंडिया वाली मतलब जयपुर वाली, वो उसको प्रोसेस करके उसको वापस दे देगी यूएस वाली कंपनी को, ठीक है। तो जेनपेक्ट एक बीपीओ फर्म है इस तरीके से। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी इंग्लिश जानते थे और कंप्यूटर भी जानने लग गए, समझ में आ रहा है। तो इस रीजंस की वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से हम सर्विस सेक्टर के अंदर चैंपियन बन गए। कौन कौन से? एक तो ओवर रेगुलेशन ऑफ कौन सा सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। दूसरा कि हमने प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा नहीं किया स्टार्टिंग से, ठीक है, 1947 के बाद। तीसरा रीजन क्या? कि कंप्यूटर इंट्रोड्यूस। फोर्थ रीजन लेगेसी ऑफ ब्रिटिशर्स, दैट इज इंग्लिश, ठीक है। तो इन चार एक रीजंस की वजह से जो हमारा सर्विस सेक्टर था वो ज़्यादा ग्रो कर गया और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पीछे रह गया। ठीक है सर, अब ये बात थोड़ी थोड़ी आपको समझ में आई होगी ना, ठीक है। एकदम से तो नहीं आएगी बट आप सोचोगे तो आपको आ जाएगी, है ना, ठीक है। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको एक बार सोचना है इसके ऊपर पॉइंट्स को। अब इससे क्या दिक्कत आ रही है? अब आप बोलोगे सर इससे क्या दिक्कत है? इंडिया, अच्छी बात है ना, जीडीपी 60% है सर्विस सेक्टर के अंदर और पॉपुलेशन 20% है, तो मतलब हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो काम हो ही नहीं सकता कुछ, ठीक है। मतलब सर्विस सेक्टर की क्या है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। मतलब हम 1 घंटे के अंदर 4 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये मान लो, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है सर्विस सेक्टर के साथ? दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहली दिक्कत तो सर्विस सेक्टर के अंदर जाने के लिए लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे आप में से कई लोग, कई भाई इंजीनियर्स होंगे। अब इंजीनियर्स में आपको पता है बीटेक एमटेक है ना, मतलब 5-6 साल तो कम से कम चाहिए टोटल मिला के, ठीक है। सीए कर लो आप, सीए में भी 5 साल तो मिनिमम है। डॉक्टर कर लो 10 साल लग जाएंगे कम से कम, है ना। तो ये क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर है, अपन कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर लंबी पढ़ाई भी चाहिए, अच्छे खासे पैसे भी चाहिए, ठीक है ना। इन सारे कोर्सेज के अंदर लगभग आप देख लो, ठीक है। तो अब अगली बात क्या है, एक और इम्पोर्टेंट बात है। अब जैसे किसी डॉक्टर के यहाँ पे अपन जाते हैं ना, या फिर आप किसी सीए के ऑफिस में जाओ या वकील के ऑफिस में जाओ, आपको, और आप जाओ किसी है ना हलवाई के यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क मिलेगा आपको? आप किसी हलवाई के यहाँ पे जा रहे हो तो हो सकता है हलवाई जो है साल भर का 5-6 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन उसके पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे ना, वो क्या है 15-20 हो सकते हैं, अंदर काम कर रहे होंगे टोटल, कुछ बना रहे होंगे, कुछ साफ सफाई कर रहे होंगे, 10 वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, सीए के पास जाओ, हो सकते हैं वो लोग, हो सकता है वो 20 लाख कमा रहा हो, ठीक है। डॉक्टर कोई बढ़िया सा क्लिनिक लेके बैठा हो कहीं पे बिल्कुल छोटे से जगह में, और वो 20 लाख ईयरली अर्न कर रहे हो आराम से, बट उनके पास एम्प्लॉइज कितने होंगे वहाँ पे? 1 या 2, है ना, या ज़्यादा से 3। ऐसी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओ, यही हालत होती है, ठीक है। आप किसी भी आर्किटेक्ट वगैरह इन सब के पास चले जाओ। मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर क्या है, अब आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी। एक तो मतलब प्रोसेस जो है सर्विस सेक्टर का वो लॉन्ग है, ठीक है, पढ़ाई कितनी ज़्यादा लंबी है, ठीक है, स्किल्स कितनी ज़्यादा चाहिए, आप देख लो डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब में अच्छी खासी स्किल्स चाहिए अपन को, है ना। फिर जब ये लोग बन भी जाएंगे, अपन लोग बन भी जाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होती है अपन लोगों से, ठीक है। अपन लोगों को इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ केवल अकेला, 1 मैन पर्सन, ठीक है, किसी और की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, इनके साथ ही होता है बिल्कुल यही वाली चीज। तो मतलब टर्सरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स कम क्रिएट करता है, ये दिक्कत है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, जॉब्स कौन क्रिएट करता है ज्यादा? सेकेंडरी सेक्टर। मतलब कि अपन क्या है, अगर सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप कर ले, मतलब अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप कर ले, तो अपन क्या है, जॉब्स अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या कर रखा है सर, ये आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों जरूरी है इंडिया के लिए? क्योंकि ये अच्छा खासा जॉब करती है, मतलब अच्छा खासा जॉब क्रिएट कर देती है, ठीक है। आप किसी भी छोटी छोटी इंडस्ट्री में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, मान लो कोई आप छोटी सी अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में चले जाओ, ठीक है, उधर आपको 20 एम्प्लॉय मिल जाएंगे। हो सकता है वो साल भर का
जो है 12-13 लाख कमाती हो 20 से भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको एम्प्लॉइज, ठीक है, वर्कर्स वगैरह सब मिला के। तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही है। उसमें पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा जरूरत है क्या? एकदम से नहीं है। वर्कर्स को कितना दिन ट्रेन करोगे आप? ज़्यादा कोई लंबा ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। ज़्यादा से महीना भर कर दो उनको ट्रेन, वो सीख जाएंगे, वो गाँव है ना, नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर क्या है, जॉब्स क्रिएट करने में पीछे रह जाता है। इनकम अच्छी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है। और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो जॉब्स अच्छी क्रिएट करता है। तो इंडिया का ये सेक्टर क्या है, पीछे रह गया, सेकेंडरी सेक्टर, ये दिक्कत आ रही है। अब सर इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने, आप बताओ क्या किया? आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। मेक इन इंडिया, हमारी सरकार ने क्या बोला? मेक इन इंडिया। सर मेक इन इंडिया से क्या होगा? मेक इन इंडिया से दोस्तों ये होगा, अपन जितने ही मोबाइल अभी खरीदते हैं, या बहुत सारे मोबाइल जो होते हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, भले असेंबल कहीं पे भी हो, ठीक है। इंडिया के अंदर असेंबल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अगर सोचो यही मोबाइल्स जो हैं, मतलब 100 करोड़ मोबाइल जो है करीबन करीबन इंडिया के पास ज्यादा ही होंगे उससे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो पूरी की पूरी, शुरुआत से लेकर एंड तक की बात है ना, तो आप सोचो कितनी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगेगी, है ना। अभी सैमसंग की लगी थी ना गुड़गांव, या फिर कहाँ पे लगाए, नोएडा के अंदर प्लांट लगाए। तो ऐसी इंडस्ट्री, एप्पल की बात चल रही है बेंगलोर के अंदर लगने की। तो ऐसी अगर इंडस्ट्रीज इंडिया में लगना चालू हो जाए बड़ी बड़ी, तो आप जैसे मेरे जैसे पर्सन को क्या है, उन इंडस्ट्रीज में रोजगार मिलेगा और बहुत सारे लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब आप एक चीज ये सोचो, अगर एक कार बनाने वाली, केवल एक मारुति, सपोज करो मारुति कार बनाती है, ठीक है, मारुति ने कार बनाई, सपोज करो 800 की बात करो, बहुत पुरानी कार है ना, तो उसने बनाई। अब ऐसा नहीं है कि केवल कार बनाने से कार जो है फैक्ट्री के अंदर इनकम जनरेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, नहीं। कार के मैकेनिक भी तो आएंगे ना, तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट है। अब हर गली में क्या है, गैरेज खुल गए कार ठीक करने के, ठीक है, वो पहले तो नहीं थे कार से पहले, तो वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। सेकंड बात, इवन कार साफ करने वाले के लिए भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अब आप देखो शहरों के अंदर क्या है, लोग बाग जो है वो कार साफ करने वाला रखते हैं अलग से, जो सुबह सुबह आके बहुत सारे लोगों की एक साथ कार साफ कर जाता है, तो उसको भी इनकम मिल रही है, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारी मतलब सेक्टर्स के अंदर, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों के अंदर इंडस्ट्रीज जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट कर देती है वो इंडस्ट्री, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा मजबूत होना चाहिए। एक और चीज सुनो आप, एक और मैं कॉन्सिक्वेंस भूल गया था, टर्शरी सेक्टर अगर कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब टर्शरी सेक्टर क्या है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ठीक है, आपका सीए, डॉक्टर वगैरह ये सब। अब इनमें ऑफिस में काम क्या आता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, अपना टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। अपन मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब बने बनाए बाहर से ले रहे हैं, या जहां से असेंबल करा देते हैं इंडिया में, है ना, माल पूरा का पूरा बाहर से आ रहा है एज इट इज। तो उससे क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर अपना ग्रो कर रहा है, साथ के साथ क्या ग्रो कर रहा है, उसके साथ आपका इंपोर्ट। समझ में आया इंपोर्ट कैसे ग्रो कर रहा है? क्योंकि टर्शरी सेक्टर क्या है, ये सब चीजें बना रहे हो आप, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह काम में ले रहे हो, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप को काम में आते हैं, लेकिन इसके लिए बनाने के लिए अपने पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज नहीं है। टर्शरी सेक्टर तो ग्रो कर रहा है साथ के साथ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो आप इंपोर्ट बढ़ा रहे हो अपना एक तरीके से इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये दिक्कत है टर्शरी सेक्टर के साथ। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले पूछा था, कि इंडिया जो है प्राइमरी से डायरेक्टली टर्शरी पे कैसे मूव कर गया, बीच में सेकेंडरी सेक्टर हम क्यों छोड़ गए। तो उसके और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो मैंने आपको कुछ एक मतलब मेन पॉइंट्स तो बता दिए मेनली, है ना, ठीक है। फिर भी आपको लगे तो आप एड ऑन कर सकते हो। क्लियर क्या? तो अब आपको समझ में आया कि मेक इन इंडिया क्यों जरूरी है इंडिया के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज डेवलप हो, और अपन अभी इस सेक्टर के अंदर थोड़े से पीछे चल रहे हैं। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में तो प्रोडक्टिविटी वैसी कम है, 60% लोग 20% इनकम कमा के दे रहे हैं, तो ये कोई सेक्टर प्रोडक्टिव थोड़ी है। प्लस इधर से कंटिन्यूसली माइग्रेशन हो रहा है, अब गांव से लोग बाग शहरों के अंदर माइग्रेट करके आ रहे हैं इस वजह से। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन सा सेक्टर है इस टाइम पे? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। अगर आप बोलो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कहां पे हो रही है जॉब्स के अंदर, तो वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे कोई पूछे कि सर सबसे ज्यादा जॉब्स अभी मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में लोग किस सेक्टर में एंगेज है, तो आप क्या बोलोगे? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा जॉब्स किस सेक्टर में क्रिएट हुई है, ठीक है, 90s के बाद,
1990 के बाद। तो वो किस सेक्टर में क्रिएट हुई है? सर्विस सेक्टर के अंदर भी कौन सा सेक्टर है? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन भी तो सर्विस सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ना कहोगे आप, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब गुड्स, घर थोड़ा गुड्स होते हैं। क्लियर? क्या समझ में आ गई होगी बात आपको? तो अब अपन इस इतने बैकग्राउंड के हिसाब से, अब आपको ये सब चीजें समझ में आ गई, तो इतने बैकग्राउंड के हिसाब से अपन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और सेज के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए फिर बताओ? गुड्स को प्रोड्यूस करो जहां से या इंडिया के अंदर, और इंपोर्ट की जगह क्या करो? एक्सपोर्ट करो, ठीक है? और एक्सपोर्ट करने से आपको पता है और भी बेनिफिट है भाई, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ेगा, फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फिजिकल डेफिसिट कम होगा, तो वो सब तो है ही, जो अपन पूरी कहानी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये वाली शायद अपन ने कहानी देख ली है ना, और भी यार पॉइंट। ठीक है, तो अभी आपको ये सारे पॉइंट अब मैं बोल रहा हूं, तो बोलते बोलते फिर आप लिखना चालू कर देना, मतलब पहले समझ लो फिर बाद में एक साथ लिख लेना, ठीक है? अब पहले एग्जिम पॉलिसी पे आते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बताओ क्या करेगी? सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करेगी, इंपोर्ट कम करने की बात करेगी। क्यों सर? क्योंकि वही जॉब्स क्रिएट होगी इंडिया के अंदर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो एम क्या है? पहला लक्ष्य क्या है? एक्सपोर्ट को डबल करना, ठीक है? एक्सपोर्ट डबल कैसे होंगे? अभी कितने हैं? तो 2013-14 में थे 466 बिलियन डॉलर, हमें कितने करने? 900 बिलियन डॉलर। तो ये हमारा लक्ष्य है, ठीक है? देखते हैं 19-20 के अंदर क्या रहता है, फिर लक्ष्य पूरा हुआ है नहीं हुआ, ठीक है? वैसे मुश्किल चांस है, वैसे भी अभी क्या है, डॉलर की जो रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ गई। दूसरा पॉइंट, हमें वर्ल्ड के अंदर जो एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ाना है 2 से 3.5%। मतलब मान लो 100 रुपए के गुड्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसमें से इंडिया के कितने होते हैं अभी? 2% के आसपास। हमें 2% से इसको कितना करना है? 3.5%। दोस्तों मैं आपको एक बिल्कुल अच्छा सा फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल चौंकाने वाला, और आपको ये सुन के क्या है, बहुत अच्छा भी लगेगा और थोड़ा गुस्सा भी आएगा, दोनों बातें हैं। अच्छा कैसे लगेगा समझो। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में हावी नहीं हुए थे 1750 तक, ठीक है, तो इंडिया वर्ल्ड की फैक्ट्री कहलाता था, मतलब पूरे विश्व की इंडिया फैक्ट्री था, और इंडिया जो है वर्ल्ड का 25% गुड्स प्रोड्यूस करता था। मतलब अगर टोटल 100 रुपए का गुड्स प्रोड्यूस होता था, तो उसमें से 25 रुपए का गुड्स केवल इंडिया में प्रोड्यूस होता था। तो आप सोचो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता होगा, ठीक है? अब गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि अब ये बिल्कुल ना के बराबर हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी कैसे? हम लोग पहले क्या इंपोर्ट करते थे? रॉ मटेरियल, ठीक है? हम लोग पहले कच्चा माल इंपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होती थी, इंडिया के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहता था बहुत सारा कच्चा माल। तो और फिर हम उसको इंडिया में प्रोसेस करके पूरे वर्ल्ड को बेचते थे, फाइनल प्रोडक्ट बना के, ठीक है? फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको पूरे वर्ल्ड में बेचते थे, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने आगे क्या किया? खतरनाक पॉलिसी अपनाई। खतरनाक पॉलिसी कैसे? इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आपने कभी ये सुना हो तो नाम, नहीं सुना तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने क्या अपनाया? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ब्रिटिशर ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने बोला कि रॉ मटेरियल अगर कोई इंडिया के अंदर इंपोर्ट करेगा, ठीक है, तो उसको तो क्या कर दो? बहुत ज्यादा महंगा कर दो, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा दो। मतलब रॉ मटेरियल तो इंडिया में क्या है, आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, एक तरीके से। और अगर कोई पर्सन फिनिश प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट करता है, इंडिया अगर फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा, तो उस पर कस्टम ड्यूटी क्या कर दो? बहुत कम कर दो। तो सर इससे इफेक्ट क्या आएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? हमें रॉ मटेरियल सस्ते रेट पे खरीदना चाहिए था, मतलब कम कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करना चाहिए था, और उसको प्रोसेस करके सॉरी उसको प्रोसेस करके बेचते अपन बाहर, है ना? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? काम ही सारा खतरनाक कर दिया। बोले अगर बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है तो उसको बहुत महंगा कर दो, ठीक है? दूसरी बात, अगर कोई बाहर से इंडिया वाले फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, मान लो इंग्लैंड से जो फैक्ट्रीज है वो फिनिश प्रोडक्ट बना के बेच रही है, तो उसको बहुत सस्ता कर दो, उस पर कस्टम ड्यूटी बहुत कम कर दो, ताकि लोग बाग क्या करें, इंडियंस जो हैं वो डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट मंगा ले बाहर से। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने रॉ मटेरियल पे
एक्सपोर्ट करने पे ड्यूटी को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, नील ही कर दिया पूरा का पूरा। और फिनिश प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो आप सोचो क्या होगा जब रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कम हो जाएगी, तो इंडिया क्या बन गया, इंग्लैंड जैसी कंट्री के लिए, मदर कंट्री के लिए रॉ मटेरियल इंडिया सप्लायर बन गया। मतलब इंडिया मजे से केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। सोचो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो डायरेक्टली इंग्लैंड में जा रहे थे, और वो भी बिल्कुल बहुत ही कम रेट पे ना, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दो। मतलब अगर इंडिया कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, इंडिया के अंदर गुड्स बनाता है और उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उस पर ड्यूटी क्या कर दो, बढ़ा दो। तो कुल मिला के इन सबसे क्या होगा, इंडिया का इंपोर्ट्स बढ़ना चालू हो जाएगा और एक्सपोर्ट क्या होगा। इन सब चारों चीज़ों से मिला के आप पूरा एनालाइज करना, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो मतलब इंडिया जो वर्ल्ड का प्रोड्यूसर हुआ करता था, वो वर्ल्ड का क्या बन गया, सबसे बड़ा कंज्यूमर, ठीक है। और ये हालत हो गई कि 1991 के अंदर फिर अपन को उन्होंने बोला कि आप क्या है एलपीजी अपना लो, क्योंकि हम आपको एक तरीके से क्या देखते हैं, मार्केट, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो सोचो आप, मतलब वर्ल्ड के 25% हम प्रोडक्शन करते थे, ये कम नहीं होता। आप इसको विकिपीडिया पे देख सकते हो, इस डेटा को आज भी दे रखा है कि जीडीपी ऑफ इंडिया इन 1750, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इंक्रीज करो शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, या इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड के अंदर जो है उसके शेयर के अंदर इंक्रीज करो, तो 2 से 3.5%। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है। दो गवर्नमेंट ने नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी, MEIS, SEIS। सर इसका क्या फुल फॉर्म है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मर्केंटाइज मतलब आप मान लो कॉमर्शियल है ना, ठीक है, या गुड्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो जो सामान है, गुड्स है, वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और SEIS मतलब सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, पूरा सेम है नीचे, बस मर्केंटाइज की जगह क्या है, सर्विसेज। मर्केंटाइज मतलब क्या होता है, गुड्स, और सर्विसेज मतलब सर्विसेज, सेवा वगैरह, आप जानते हो। इंडिया है जो IT सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है ना। इस स्कीम में क्या लिखा, बिल्कुल ध्यान समझना। इस स्कीम में इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया क्रेडिट स्क्रिप्ट्स का, स्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसका क्या मतलब है बताओ, इंडिया क्या चाहता है इस टाइम पे, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, इंपोर्ट बढ़ाना चाहता है? अरे सर कैसी बात करते हो, इंपोर्ट तो कौन बढ़ाना चाहेगा, इंडिया हमेशा क्या बढ़ाना चाहता है, अब एक्सपोर्ट अपना। तो देखो हमने क्या किया, एक्सपोर्टर को थोड़ा सा लालच दिया। आपको पता है लालच बहुत अच्छा काम करता है। क्या लालच दिया हमने, हमने बोला भाई एक्सपोर्टर, अगर तू, ये सपोज करो इंडिया है, अरे यार क्या बन गया ये, ठीक है, एक बार एग्जांपल लो, यहाँ पे कोई फैक्ट्री है इंडिया के अंदर, है ना, ठीक है। अब ये पर्सन क्या है, ये फैक्ट्री के अंदर गुड्स बना रहा है, और गुड्स बना के क्या करेगा, इसको एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट अपन पूरा US यूरोप सब जगह पे लेके जाएंगे इसको, ना, ठीक है सर। अब एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो जैसे ही आप एक्सपोर्ट करोगे, मान लो आपने 1 लाख रुपए का एक्सपोर्ट किया, किसने एक्सपोर्ट किया, इंडियन ने एक्सपोर्ट किया, ये इंडियन ने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए USA को। तो सरकार क्या हो जाएगी, इससे खुश हो जाएगी। सरकार बोलेगी इस एक्सपोर्टर को, ले भाई तेरे को 2% का हमने क्या दिया, बेनिफिट दिया। 2% मतलब 1 लाख का कितना होता है, 2000। तो सर ये पैसे मिलेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं मिलेंगे। ये जो हमारा इंपोर्टर है, अब गवर्नमेंट है ना बिल्कुल समझदार हो गई है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये जो हमारा इंपोर्टर है, इसको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना होगा इंडिया के अंदर। मान लो ये गुड्स बना रहा है फैक्ट्री के अंदर अपने, तो पहले क्या पे करना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी, आपको पता है, ठीक है। अगर कोई सर्विस दे रहा है तो क्या पे करना था, पड़ता था, पहले सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। बाहर से कोई गुड्स इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या पे करता होगा, सोचो, कस्टम ड्यूटी पे करता होगा, नहीं करता होगा, इंपोर्ट करने पे कस्टम ड्यूटी। सर तो ये इंपोर्ट थोड़ा कर रहा है, तो एक्सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हो, मान लो चाइना से इंपोर्ट कर रहा हो कच्चा माल, और उसको प्रोसेस करके इंडिया में क्या कर रहा हो, US को एक्सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। अपन जेम्स एंड ज्वेलरी भी तो ऐसे ही करते, ठीक है। तो इसको हम 2% का रियायत देंगे, बेनिफिट देंगे 2000 रुपए का। इस बेनिफिट को बोलेंगे स्क्रिप्ट, ये पैसे नहीं मिले हैं इसको। अब मान लो इस
इस एक्सपोर्टर को इंडिया के अंदर कोई टैक्स पे करना है, मान लो 10,000 रुपये का, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई तेरे ये 2,000 रुपये रखे हैं ना, तो तू उसको यूज कर ले और तू हमें टैक्स कितना रुपए दे दे, 8,000 रुपये दे दे। नहीं आई बात समझ में? आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, ठीक है, 1,000 रुपये का बिल आया, उसने बोला 10% आपको हम पॉइंट्स दे देते, कितने रुपए पॉइंट्स हो जाएंगे, 100 रुपये। तो आपका बिल तो अभी कितने रुपए पे करना पड़ेगा, आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अगली बार आओगे, ठीक है, तो अगली बार आओगे तो आपका बिल मान लो 1,200 रुपये आएगा, मान लो एग्जाम्पल लो, तो आपको पहले 100 पॉइंट जुड़े हुए थे, तो पॉइंट्स माइनस करके आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 1,100 रुपये। होता है ना ऐसा, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स कहते हैं इसे, कपड़े लेने जाते हैं उसमें भी होता है ऐसा। तो ऐसा ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला, इन पॉइंट्स को क्या बोला इन्होंने, स्क्रिप्ट्स। ये पॉइंट्स है, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स। आप कपड़े लेने जाते हो तो आपको पॉइंट ऐड होते हैं ना, फिर आप मोबाइल में मैसेज दिखाते हो उसको, 300-400 रुपये हमारे डिडक्ट हो जाते हैं अगली बार। तो ऐसे ही ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स, क्रेडिट मतलब फायदा, आप ये मान लो, तो ये इशू होंगे इस स्कीम में, दोनों स्कीम में होंगे। सर ये कितना परसेंट होगा, ये 2 से 5% भी हो सकता है अगर वो गुड्स हैं तो, अगर सर्विसेज है तो 3 से 5% भी हो सकता है, ठीक है। सर ये परसेंटेज किस किस गुड्स पे कितना कितना है वो अपन को जानना थोड़ी है, पीएचडी थोड़ी करनी है कि कौन से गुड्स पे कितना परसेंटेज होता है, बस इतना याद रख लो, 2 से 5%, 3 से 5% होता है, ठीक है। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट इशू होंगे जो किस काम में आएंगे, अगर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा इन गुड्स को तो फिर उसको वो यूज कर सकता है इन स्क्रिप्ट्स को फॉर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी के पेमेंट के लिए वो इसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए लिख दी ऑलरेडी लैंग्वेज, तो आप इसको लिख लेना, बाद में लिखना, अभी मत लिखना है ना। 5th पॉइंट, हाई डोमेस्टिक कंटेंट। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 के प्रीलिम्स में सोलर पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। डोमेस्टिक कंटेंट क्या होता है, डोमेस्टिक कंटेंट मतलब इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें इंडिया का माल कितना है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डोमेस्टिक कंटेंट। भाई ये एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, गुड्स बना रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन जरूरी है क्या इसने सारे के सारे रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदा हो? हो सकता है एक रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदा हो, एक रॉ मटेरियल चाइना से खरीदा हो, तो इसमें दोनों कंटेंट है या नहीं है, चाइना वाला कंटेंट भी और इंडिया वाला भी कंटेंट है। तो बोल रहे हैं अगर किसी गुड्स में ज्यादा इंडिया वाला कंटेंट होगा, डोमेस्टिक कंटेंट मतलब इंडिया वाला देसी कंटेंट अच्छा होगा, तो हम उसको बेनिफिट देंगे, ठीक है। अगला हो, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट डाला है इन्होंने, बहुत बढ़िया। आप बताओ मुझे, इंपोर्ट करना अच्छी बात है गंदी बात है? आप बोलोगे सर गंदी बात है, मैं कहूँगा हमेशा गंदा नहीं होता, कई केस में अच्छा भी होता है। सर किस केस में? मान लो आप मशीन से इंपोर्ट कर रहे हो, सर मशीन इंपोर्ट करना अच्छा कैसे होगा? अरे भाई मशीन इंपोर्ट करके अपन क्या करेंगे, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना, फाइनल प्रोडक्ट बना के अपन उसको एक्सपोर्ट करेंगे। होता ही नहीं होता ऐसा? होता है ऐसा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, मान लो इंडिया के अंदर कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट डाल रहे हैं, पूरा का पूरा प्लांट जो है वो अपन जापान से, चाइना से, इन जगहों से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो उस प्लांट के लिए। जैसे ही पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा, अपन इंडिया से फिर जो मतलब जो भी चीजें होगी वो प्रोक्योर करेंगे, इंडिया के अंदर अपन ने प्लांट लगा ही दिया और पूरा माल बना के फिर वापस से चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे। क्या एक्सपोर्ट करेंगे? स्टील या फिर मतलब जो भी अपन ने आयरन वायरन जो भी बनाए, ठीक है। तो मतलब लेकिन अपन केवल क्या कर रहे हैं, मशीन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मशीन बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट खुश होगी नहीं होगी? गवर्नमेंट कब खुश होगी? जब उससे माल बनेगा वो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। तो लेकिन दिक्कत क्या होती है नॉर्मली कि मशीन जब भी कोई पर्सन इंपोर्ट करता है तो उसे क्या पे करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी। लेकिन वो तो अच्छा काम करने जा रहा है, वो तो गुड्स बना के उससे एक्सपोर्ट करने जा रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया तेरे को हम इंपोर्ट करने देंगे मशीन, वो भी 0 ड्यूटी पे, मतलब तेरे पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। मैंने आपको बताया था ना ड्यूटी और टैक्स में डिफरेंस, ड्यूटी जनरली गुड्स पे होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ईपीसीजी स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, कि तू मशीन खरीदे जा, बस मशीन खरीद ले बिना ड्यूटी के, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर जो भी प्रोडक्शन होगा उसको कहाँ बेच, आराम से इंडिया के बाहर बेच, एक्सपोर्ट कर दबा के। अब अगर वो नहीं कर पाया तो वो आप छोड़ो, है ना, इतना टेक्निकल नहीं जाना अपन को। अगला पॉइंट, MES और
MEIS और SEIS जो बेनिफिट्स है वो उन यूनिट्स मतलब फैक्ट्री या ऑफिस, उन यूनिट्स को भी मिलेगा जो कहाँ पे लोकेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एरिया होता है, अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी रुक जाओ उसको, है ना, छोड़ दो इस पॉइंट को। फिर वो ऐसी बातें आ जाएगी, प्रमोट पेपरलेस पॉलिसी ऑफ रिवार्ड स्कीम मतलब डिजिटलाइजेशन बढ़ाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हायर सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस, अपन ने कल डिस्कस भी किया था पिछले क्लास में। गवर्नमेंट ने डिफेंस के अंदर क्या लेके आए, FDI 100% FDI तक पहुंच गया। क्यों पहुंच गया बताओ FDI 100%? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डिफेंस के इंपोर्टर से डिफेंस के एक्सपोर्टर बन जाएं। तो अगर कोई पर्सन डिफेंस के इक्विपमेंट्स को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा विद गवर्नमेंट परमिशन, तो गवर्नमेंट उसे क्या देगी, अच्छा खासा सपोर्ट देगी। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सोलर पैनल बनाओ, ठीक है, हालांकि सोलर पैनल अपन खुद ही इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना US से। और एक और बात लास्ट क्या है, GST प्रोविजन। GST के अंदर चेंजेस आए थे ना, मतलब GST पूरा, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स पूरा हट गया था, एक्साइज हट गया था, कस्टम हट गया था, उसकी जगह क्या आ गया था, GST। तो अब पहले इन्होंने सबकी सब पॉइंट किसके हिसाब से बनाए थे, एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से और आपके सर्विस टैक्स के हिसाब से वैट के हिसाब से। अब उस पॉइंट को हटा के चेंज करके क्या लिख दिया, GST, ठीक है। तो लास्ट 10th पॉइंट क्या बता रहा है कि GST प्रोविजंस इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब मिक्स कर दिए अपन ने, डाल दिए इन FTP मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। तो अब आप रुक जाओ और आराम से लिखना बाद में, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, बाद में पॉज कर लेना। अब अपन किस टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, सेज पे आते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बस आपको तो केवल कॉन्सेप्ट समझना है, और ये जो पॉइंट्स हैं इसको फिर एक बार 2-3 बार देखोगे तो मेरे हिसाब से याद रहेंगे, क्योंकि अब तो वैसे भी लास्ट टाइम आ गया एग्जाम का, ठीक है। तो अब तो महीना भर ही बचा है, तो अगर अब अपन पढ़ेंगे तो अपन को याद तो रहेंगे ही पॉइंट, ठीक है। और ये ऐसे पॉइंट है जिनको आप क्या है बहुत जगहों पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी जैसे सोसाइटी के अंदर आप इंडस्ट्रीज वगैरह की बातें कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सेज बताओ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आप एक कहानी वापस से सुनो, छोटी सी कहानी, बड़ी नहीं है, अब की बात छोटी सी कहानी है, ऑलरेडी आप बड़ी कहानी समझ चुके हो, ठीक है। मैं एक बार ये इंक भर देता हूं इसके अंदर। देखो दोस्तों क्या होता है, सेज मतलब एक एरिया है, जगह है। आपने सुना होगा ना रीको क्या है, रीको एक एरिया है, जगह है। ये जगह क्यों बना रखी है सेज नाम से, इधर है ना इंडस्ट्रीज लगती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती है, सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री, कोई बैंक लग जाएगा आके, इंश्योरेंस कंपनी लग जाएगी बड़ी। सर इनका काम क्या होगा, इसका मेन काम होगा एक्सपोर्ट करने का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब क्या है, एक एरिया है जिसका मेन काम क्या है, एक्सपोर्ट करने का, ठीक है। मान लो ये कहीं पे भी इंडिया के अंदर, ये इंडिया है, ठीक है, ऐसे ही मान लो इंडिया, ठीक है। तो ये फैक्ट्री है सपोज करो, और ये फैक्ट्री कौन से एरिया में है, सेज के अंदर, फैक्ट्री इन सेज। सर सेज में केवल एक फैक्ट्री हो सकती है, नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, आप 1000 फैक्ट्री डालो आराम से, 10 20 100 50 कितनी फैक्ट्री डालो, ठीक है, गवर्नमेंट से परमिशन लेते जाओ। सेज तो एक बड़ा कॉलोनी है ये, मान लो एक, ठीक है। आप जो जयपुर में रहते हैं उन्होंने तो देखा होगा, एक जगह है फेमस महिंद्रा सेज। सर ये कहाँ पे है जयपुर में, अजमेर रोड पे, जयपुर से अजमेर रोड पे जाओगे आप तो उधर दिख जाएगा, 10-20 किलोमीटर, ये ज़्यादा दूर नहीं है, टोल प्लाजा से पहले। आप इसको देख के आना अगर आप जयपुर में रहते हो, और अगर कभी जयपुर आना होता है बाहर के हो तो देख के आना एक बार, अच्छी जगह है, ठीक है ना, देखने लायक जगह है। ये है क्या, एक बड़ी कॉलोनी है एक मान लो, और उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। सर कैसी इंडस्ट्री, जैसे आपने सुना होगा JCB, ठीक है, JCB है जो क्रेन वगैरह आती है उसकी वो कंपनी है JCB एक, तो उसकी इंडस्ट्री लगी हुई है यहाँ पे। फिर आपका ड्यूश बैंक है, ठीक है, ये डोशो बैंक जो भी है, तो ये ड्यूश बैंक स्पेलिंग वगैरह छोड़ो, है ना, तो ये यहीं पे लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे कई आपकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस सेज में है, महिंद्रा सेज के अंदर है। सर जयपुर में ऐसे कितने सेज है, टोटल 3। सर राजस्थान में ऐसे टोटल कितने सेज हैं, 6, है ना, पूरे आपने पढ़ रखा होगा वैसे तो, राजस्थान में शायद 6 हैं, मेरे हिसाब से तो 6 ही है, ठीक है। 3 तो जयपुर में, एक अलवर में होगा
और 2 का पता नहीं किधर है, आप देख लेना है ना, ठीक है। तो सेज का काम क्या है मेन बताओ? गुड्स को एक्सपोर्ट करना। इसमें जो फैक्ट्रीज होती है उसका मेन काम क्या है? गुड्स को एक्सपोर्ट करना। तो सर ये तो वहीं पे घर पे अपने मतलब कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते थे, अलग से एरिया बनाने की क्या जरूरत है? तो गवर्नमेंट इस एरिया में पहली बात तो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। सर कैसी फैसिलिटीज? आपको जैसे ना एक तो आप घर बना लो कहीं पे भी है ना, मान लो पहाड़ों के अंदर घर बना लेते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? मान लो आपने पहाड़ों में घर बना दिया है ना, अपन ने सबने सोचा आरपीएससी स्टूडेंट चलो हिमालय चलते हैं, वहीं पे अब की बार पढ़ाई करेंगे पूरी की पूरी 1 साल तक है ना, उसके बाद फिर लाइब्रेरी वाइब्रेरी का चक्कर ही छोड़ो, वहीं पे बैठ के पढ़ाई करेंगे 1 साल तक। अब अपन ने घर बनाया वहाँ पे, अब घर बनाया, मान लो अपन को चाय पीनी है तो चाय की थैली चाहिए, तो अपन को ऊपर पहाड़ से बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा चाय की थैली लेने, ठीक है। ऐसे ही दूध वूध दूसरा दूध वूध तो मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपन को इधर उधर से जाना पड़ेगा। लेकिन मान लो अपन एक बिल्डर है ना, बड़ा अपार्टमेंट बना रहा है, ठीक है, मान लो एक कॉलोनी बना रहा है, उसका नाम है वाटिका कॉलोनी, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बिल्डर क्या करेगा? उधर दुकानें भी बनाएगा, ठीक है, सारी की सारी डिपार्टमेंटल स्टोर बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें अपन को तैयार करके दे देगा, जिससे अपनी जो भी जरूरत की चीज़ें होगी वो अपन को आसपास ही मिल जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेम टू सेम सेज में होता है। सेज एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उस फैक्ट्री को उससे रिलेटेड ज़्यादातर सारी चीज़ें मिल जाएगी आसपास ही, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मान लो उसको बैंक चाहिए तो बैंक वहीं पे मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी चाहिए तो वहीं पे मिल जाएगी, ठीक है। ये सोच के गवर्नमेंट ने सेज बनाए थे। क्लियर क्या? सेज मतलब एक एरिया है जिसका काम क्या है? मेन एक्सपोर्ट प्रमोट करना। सर गवर्नमेंट क्या फायदा देगी इसके अलावा? और दोस्तों गवर्नमेंट है ना बोल देगी पहली बात तो कि आपको टैक्स में छूट है। सर कौन से टैक्स में छूट है? देखो 2 तरह के टैक्स होते हैं, इनकम टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, याद नहीं रखना आपको, 10AA, वो कहता है अगर कोई इंडस्ट्री सेज में इंडस्ट्री खोलता है, कोई पर्सन सेज में इंडस्ट्री खोलता है तो उसको 10 साल तक टैक्स में छूट मिलती है। पहले 5 साल तक तो पूरे के पूरे प्रॉफिट माफ हो जाते हैं, अगले 5 साल तक कुछ परसेंटेज होता है वो माफ होता है, वो छोड़ दो बस। आपको ये ध्यान रखना है टैक्स में बेनिफिट मिलता है, जीएसटी में भी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आप जीएसटी भी ना के बराबर ही पे करना पड़ता है जो इंडस्ट्री सेज में होती है। सर और क्या बेनिफिट होता है? और सुनो आप, अगर ये सेज वाले कुछ इंपोर्ट करते हैं बाहर से कोई भी गुड्स, तो हम उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये इंपोर्ट क्या करेंगे बताओ? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद ये क्या करेंगे? प्रोसेसिंग करेंगे और फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, और बताओ उसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट बोलती है भाई जब इनको फिनिश प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना ही है तो इनके रॉ मटेरियल पे ड्यूटी क्यों लगाए, हम कस्टम ड्यूटी क्यों लगाए? तो गवर्नमेंट बोलती है छोड़ो यार, टैक्स मत लगाओ इनके गुड्स पे। समझ में? इनको बढ़िया इनका काम करने दो, इनको ना, इनको परेशान मत करो, इन पे टैक्स वैक्स मत लगाओ, इनका काम है, ये देश का भलाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है। और सर इससे क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को? हमें क्या फायदा होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रोजगार। पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, रोजगार जनरेट होता है। और सर और क्या फायदा होगा? और फिर तो फिर फायदे ही फायदे। अब फिर आपके जब रोजगार जनरेट हो गया, ठीक है, तो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इन सब में कितना बूम आएगा आप सोचो जरा, ठीक है। फॉरेन करेंसी जो है उसका इन्फ्लो होगा, फिर आगे चलते जाओ, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, वगैरह वगैरह कर दो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कम हो गया, आपका मजा आ गया, मतलब विन विन सिचुएशन। एक्सपोर्टर के लिए भी मजे, सरकार के लिए भी मजे। सरकार ने बस केवल क्या दिया इनको? टैक्स का छूट दिया, एक जमीन दे दी, जमीन खरीदनी पड़ेगी थोड़ी सी है ना, ऐसा नहीं है कि फुकट में मिलेगी जमीन, जमीन खरीदो, इधर फैक्ट्री लगाओ, ठीक है, और आपको थोड़ी सी कम कीमत में मिल जाएगा सब कुछ, बस आपको केवल एक्सपोर्ट करना है। लेकिन अब थोड़े से आप क्या है, ये सब तो अच्छी अच्छी बात हो गई, अगर ऐसा होता तो फिर तो बात ही क्या रहती पूरी की पूरी, ठीक है। अब आप और थोड़ी सी कहानी सुनो है ना, उधर मत देखना बिल्कुल भी है ना, आप तो मेरी कहानी सुनो, केवल लास्ट में देख लेंगे अपन उधर एक साथ ही। अब दिक्कतें क्या है, ठीक है, दिक्कत है, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन भाई सबसे पहले ये है कि जैसे सोचा था वैसा हुआ नहीं। मतलब क्या? अब आप इधर आओ, देखो इंडिया में टोटल अभी तक 375 सेज है करीबन करीबन, है ना, पूरे इंडिया में। मतलब राजस्थान में 6 है, तो ऐसे हर स्टेट में होंगे बहुत सारे। उसमें से 222 जो है वो ऑपरेशनल है, मतलब वर्क कर रहे हैं, और पता है 150 तो नॉन ऑपरेशनल है। मतलब कितनी खतरनाक बात है।
गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू कर रखे हैं सेज के पूरे, लेकिन इंडस्ट्री ही नहीं आ रही उधर। सर इसका क्या रीज़न है, इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही? देखो लोगों को इंडस्ट्री लगाने में कई लोगों को पैसा चाहिए तो वो मिल नहीं पा रहा, बैंक्स वगैरह एनपीए के अंदर है इंडिया के अंदर, तो कई सारी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने सोचा था भाई सेज आएगा तो फिर अपने आप इंडस्ट्री आएगी। कई जगहों में पानी की समस्या है, कई जगहों में बिजली की समस्या है, ठीक है। अब आप केरला में जाओ, आप मुझे बताओ केरला के अंदर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है? वहाँ पे रोजगार कम है, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट रिजीम है, सीपीआई है ना वहाँ पे पार्टी, तो कम्युनिस्ट है। तो आपको तो पता ही है उनका सिंबल ही ऐसे, ठीक है, लाल सलाम वाला सिंबल शानदार वाला होता है उनका, तो ठीक है। तो कम्युनिस्ट रिजीम है, तो वहाँ पे वो एकदम प्रो वर्कर्स है, मतलब वर्कर के लिए ज़्यादा फेवरेबल है। तो इंडस्ट्रियाँ आती नहीं है फिर वहाँ पे। तो आपको पता है केरला के लोग कितने माइग्रेशन करते हैं, आप देखो सऊदी अरेबिया वगैरह जितना भी मिडल ईस्ट है वो सब केरला के माइग्रेशन से भरा हुआ है, ठीक है। अभी जब बाढ़ वगैरह आई थी तो बात भी चली थी कि सऊदी अरेबिया जो है हेल्प करने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ चल रहा था ना मामला, ठीक है। तो सोचो आप, तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इसलिए क्या है, हमारे सेज ग्रो नहीं कर पाए। अब ग्रो नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने सेज के नाम पे लैंड बहुत ले ली। ये लैंड किसकी होगी बताओ? अपन लैंड किससे लेते हैं? फार्मर से, किसान से लेंगे, और किससे लेंगे? लेकिन अब आप सोचो कितनी बुरी हालत हो गई, गवर्नमेंट ने किसान से जमीन ले ली, उस पर बढ़िया सी क्या कर दिया, सेज बना दिया। और गवर्नमेंट क्या है, ऐसे खड़ी है, इंतजार कर रही है, वेलकम कर रही है लोगों का, वेलकम करने के लिए खड़ी है कि कोई इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री आए। इंडस्ट्री आई नहीं रही, इंडस्ट्री दूर से देख रही है, भैया हम तो यहीं पे सही है ऑलरेडी जिस एरिया में थे। तो बताओ ये क्या है, जो किसान था ये परेशान घूम रहा है कि भाई सरकार ने जमीन ले ली है ना, और हमें क्या है, पेमेंट वेमेंट चलो थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन दिक्कत क्या हुई इसके अंदर, एक सेकेंड, हाँ। तो मतलब समझ में आया आपको कि गवर्नमेंट ने लैंड भी ले ली किसानों से और इंडस्ट्रीज भी नहीं आ रही, और ये गवर्नमेंट ये फार्मर्स और इंडस्ट्रीज बोल रही है भाई हम तो अपनी जगह पे ठीक है, या फिर हमें इंडस्ट्री डालनी नहीं है। तो अब है ना, कुल मिला के क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी नाराज है इस बात से कि भाई आपने जो लैंड है वो बहुत अनयूटिलाइज पड़ी है। तो ये एक सेज का ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। अगर आपको और लिखनी हो लिमिटेशंस तो आप क्या लिखेंगे, सरकार का टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब ये भी एक टेक्निकल समझ टर्म है, ये भी समझ लो, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले कभी। टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट आपको पता है ना बेनिफिट्स देती है बहुत सारा एग्जम्पशंस में, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट फायदे देती है, छूट देती है बहुत सारी, उसे कहते हैं एग्जम्पशंस। तो इस वजह से गवर्नमेंट का टैक्स का नुकसान होता है नहीं होता? होता है ना। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डली, उससे आपने 10 साल तक टैक्स नहीं लिया, तो गवर्नमेंट का कितना टैक्स लॉस हो गया? तो उसे बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। तो जो रेवेन्यू आने वाली थी वो फॉरगो हो गई, क्लियर क्या? तो ये बहुत सारा बढ़ जाएगा। और फिर क्या है, अब है ना, देखो सेज एक्ट गवर्नमेंट ने बना दिया, सेज एक्ट आ गया था, सेज एक्ट आया था 2005 के अंदर, ये सरकार ने बना भी दिया, ठीक है। अब आपको पता है लैंड जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है। कई अलग अलग है केस, लेकिन लैंड मेनली स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब क्या है, हर स्टेट को भी एक एक्ट बनाना चाहिए था सेज के ऊपर, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। सेज की पॉलिसीज भी ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। तो अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगती भी है तो स्टेट गवर्नमेंट कई बार उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती, मतलब कोऑपरेट नहीं कर पाती, सॉरी, ठीक है। क्योंकि कई स्टेट में तो सेज का एक्ट ही नहीं है, और कई स्टेट्स में जो है वो सेज की पॉलिसीज नहीं बना रखी स्टेट गवर्नमेंट ने। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो अभी फेस कर रहे हैं इंडिया के सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। क्लियर क्या? तो आप समझ लो कहानी क्या है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। पहला पॉइंट सेज का, कब आया था ये इंडिया में? 1965 में पहली बार सेज खुला था, लेकिन उसको सेज नहीं बोलते थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बोलते थे, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बोला करते थे। 1965 में खुला था कांडला के अंदर। अब आपको पता है कांडला एक पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट बंदरगाह, ठीक है। तो वो है, ये गुजरात के अंदर है, शायद तो गुजरात में ही है ना, फिर भी बता देना अगर गलत हो तो। फिर 2000 के अंदर सेज की पॉलिसी आई। अब ये इतना सक्सेस नहीं हो पाया सेज जो था पहला जो गवर्नमेंट ने बनाया, कई रीजंस थे।
तो वो अपन रीजन पे नहीं जाएंगे, पुरानी हिस्ट्री हो गई वो तो, है ना, ठीक है। तो ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो और ना एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये हमारा एशिया में पहला सेज था, मतलब चाइना ने भी नहीं बनाए थे उस टाइम पे सेज, इंडिया ने बनाना चालू कर दिए थे 1965 के अंदर, सोचो आप। और चाइना की जो ग्रोथ है ना, उसका एक मेजर रीजन है सेज। और पता है चाइना ने कैसे सेज बनाए? ये चाइना है ना, मान लो, तो ये चाइना ने अपने सारे के सारे सेज पूरे पोर्ट एरिया में बनाए, मतलब ऐसे स्टेट में बनाए जो कोस्टल स्टेट्स हैं। क्यों भाई? ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में आसानी रहेगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कितनी कम आएगी। तो ये सब सोच के चाइना ने कोस्टल स्टेट्स पे सेज बनाए। लेकिन इंडिया ने तो राजस्थान के अंदर भी बना दिया सेज, ठीक है। अब राजस्थान के अंदर कौन सी कोस्ट है? तो ये है दिक्कत एक। तो सेज एक्ट कब आया? 2005 में आया। अब सेज क्या मानी जाती है? फॉरेन टेरिटरी। एक चीज और ध्यान रखना, सेज को अपन इंडिया का मानते ही नहीं। जो इंडिया के अंदर सेज वाला एरिया है उसको मानते हैं ये फॉरेन एरिया है। तो इसमें इंडिया के जो नॉर्मल लॉज है वो लगेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि क्राइम करके भाग जाएगा तो उसको पकड़ेंगे नहीं, वो तो पकड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। बस नॉर्मल लॉ मतलब टैक्स वैक्स नहीं लेंगे उससे, बस ये फायदा है, ठीक है। ड्यूटी फ्री एरिया है, टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। नो लाइसेंस फॉर इम्पोर्ट, परेशान नहीं करेंगे, बताया था ना मैंने, इम्पोर्ट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फायदे क्या है? जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ेगी, फलाना फलाना, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? सरकार का टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जम्पशंस बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी ये सेकंड पॉइंट पे आते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज, ये इंपॉर्टेंट है। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब क्या? सेज जो है ना, वो अभी हम इंडिया ने ये देखा है कि सेज ज्यादातर उस एरिया में खुल रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत अच्छी ग्रोथ थी, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। अब ये स्टेट तो ऑलरेडी प्रॉस्परस है, कोस्टल स्टेट्स है, ठीक है। आप देखो ना, जितने भी कोस्टल स्टेट है वो ज्यादा प्रॉस्परस है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने भी मानी है कि जिन स्टेट्स का एक्सपोर्ट अच्छा है वो स्टेट प्रॉस्परस है, मतलब अच्छे, वो खुश है एक तरीके से, आप ये कह सकते हो, है ना। तो रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अब महाराष्ट्र में मान लो सेज खुल गया, वो ऑलरेडी वहां पे महाराष्ट्र इतना अच्छा डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई में खुल गया मान लो, लेकिन एक एरिया है जो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है महाराष्ट्र का, मान लो विदर्भ, मान लो कुछ ऐसा एरिया है। तो विदर्भ वाले बोल रहे हैं यार ये तो ऑलरेडी डेवलप्ड था और डेवलप्ड हो गया, हमारा क्या हुआ? तो रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी। रीजनलाइजेशन अपन पढ़ते हैं सोसाइटी के अंदर। अनयूटिलाइज लैंड मैंने आपको बता दिया, सेज 375 है, उसमें से देखो 222 ही ऑपरेशनल है, 150 तो बैठे हुए हैं खाली। स्टेट गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। और हर स्टेट गवर्नमेंट ने बना भी नहीं रखा, और हर स्टेट गवर्नमेंट की सेज की पॉलिसी नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसे कहते हैं वो है ही नहीं बहुत सारी जगहों पे। अब आप इंडस्ट्री लगाने जाते हैं सेज के अंदर, गवर्नमेंट बोलती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अलग लेके आओ, और ये सर्टिफिकेट अलग से डिपार्टमेंट से मिलेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग कराना है, इनकम टैक्स के लिए पैन कार्ड अलग से लेना है। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए ना भाई। इंडस्ट्रीज को आपको क्या करना है, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए, तो उसको जाना नहीं पड़े। तो हैसल फ्री एनवायरनमेंट जो है वो नहीं है, तो वो दिक्कत करती है। अब रीलोकेशन ऑफ कंपनी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बिजनेसमैन इंडिया के जो खतरनाक है, समझदार है, उन्होंने क्या किया देखो भाई। गवर्नमेंट ने क्या बोला था? गवर्नमेंट चाहती थी कि नए नए इन्वेस्टर्स आए और सेज में इंडस्ट्री लगाई, है ना। जो लोग पहले एक्सपोर्ट नहीं करते थे वो क्या करें, एक्सपोर्ट करना चालू करें। ये सेज वाला एरिया है। अब ये एक फैक्ट्री यहाँ पे है, ठीक है, ये ऑलरेडी काम कर रही है, सपोज करो ये जयपुर में काम कर रही है ना। तो जयपुर में उस टाइम पे सेज था नहीं, ठीक है। अब सरकार ने बोला अरे जयपुर में 3 सेज आ रहे हैं एक साथ, या मान लो महिंद्रा सेज आ रहा है, एक ही सेज आ रहा है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जिसे बोलते हैं ना, तो वो सेज खुल रहा है महिंद्रा। तो इस फैक्ट्री के मन में लालच आया। क्या लालच आया? अरे यार हम तो, ये पहले से एक्सपोर्ट कर रहा है फैक्ट्री, बढ़िया अच्छा खासा एक्सपोर्टर है, ठीक है। ये जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह, मतलब थाईलैंड को बेचता है अच्छी तरीके से। अब इसके मन में लालच क्या है, यार मैं इधर होने की जगह किधर होता हूँ, इधर होता हूँ। अब वो सिंपली अपनी इंडस्ट्री को इधर से इधर ले गया। बताओ जरा, गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? वो पहले भी एक्सपोर्ट कर रहा था और अब वो इधर भी जाके एक्सपोर्ट ही करेगा। गवर्नमेंट का ये इंटेंशन थोड़े था लोगों पर अपनी इंडस्ट्री लगा के इधर से इधर पहुंच जाए। गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था लोगों पर नई इंडस्ट्री खोले।
आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग आए जो इंडस्ट्री खोले और सेज में लगाएं, जिनका कोई इंडस्ट्री या बिजनेस से लिंक नहीं है, लेकिन लोगों ने तो ये कर लिया, इसे बोलते हैं रिलोकेशन। अब इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना भाई, टैक्स का कितना नुकसान हुआ होगा। सरकार को टैक्स नहीं, अब ये पहले अच्छा खासा टैक्स दे रही थी, यूनिट बाहर बैठी थी, अब ये टैक्स ही नहीं पे करेगी, वहां पे चली जाएगी, ये दिक्कत है ना। इस तरीके से अपने इंडिया के बिजनेसमैन स्मार्ट तरीका यूज कर लेते हैं कई बार। तो रीलोकेशन ऑफ कंपनीज हो गया सिंपल। तो ये सेज की क्या है, लिमिटेशन है। क्लियर क्या? तो मैंने आपको सेज भी बता दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बता दी, अपन ने पूरा एक्सचेंज रेट वगैरह सिस्टम पढ़ लिया, एफडीआई एफआई सब पढ़ लिया, ठीक है। तो ये अपना एक्सटर्नल सेक्टर कंप्लीट है। हाँ, एक मैं आपको रीर और नीर भी बताता हूँ यार, है ना, प्रीलिम्स में काम आ सकता है, कई बार हो सकता है मेंस में भी कुछ पूछ ले, ठीक है। तो समझ ही लो, फिर अपन सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो एक और चीज पढ़ लो। मैं आपसे पूछता हूं इसके अंदर, है ना, इसको छोड़ो आप पहले, आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं नौकरी करते हो, आपकी तनख्वाह है 10,000 रुपये महीना, ठीक है। आप गए बॉस के पास, 1 साल हो गया पूरा, बॉस मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, मुझे एप्रिसिएशन दे दो 10% का, मेरी तनख्वाह बढ़ा के कितनी कर दो, 11,000 कर दो। बॉस ने कहा तथास्तु कि भाई आपकी अब तनख्वाह 11,000 हो जाएगी। बॉस ने ये कह दिया अपन को, पता लगा घर पे आए, टीवी देखा और महंगाई दर जो है वो 12% बढ़ गई। चीजों की जो महंगाई थी, पहले 100 रुपए की चीज थी, वो कितने की हो गई, अब 112 की हो गई। एवरेज सब गुड्स पे यही हुआ, 12% महंगाई बढ़ गई। अब आप मुझे बताओ, आप खुश हो गए, दुखी हो गए? आपसे कोई पूछे पार्टी दे दे, भाई तेरी सैलरी बढ़ी है, आप दे जाओगे क्या उसे पार्टी? बताओ, नहीं दोगे ना। क्यों नहीं दोगे? आपकी सैलरी बढ़ रही है 10% के रेट से, लेकिन जो महंगाई है वो 12% के रेट से बढ़ रही है, तो हमारी सैलरी बढ़ कहाँ रही है ना। फायदा तो तब होता है जब ये 3% बढ़ती, 4% बढ़ती महंगाई, ठीक है, लेकिन इनकम तेजी से बढ़ती। समझ में आ रहा है? तो अभी अपन बोल सकते हैं क्या, अभी जैसे मान लो ये कंडीशन हो आपके सामने, 10% सैलरी बढ़ी हो, 4% क्या है महंगाई बढ़ी हो, तो आप क्या बोलोगे? हमारी इनकम नेट कितनी बढ़ रही है? 6%। भाई 10% बढ़ तो रही है दिखने के लिए, लेकिन उसमें 4% तो महंगाई खा जाएगी, तो हमारी इनकम नेट कितनी बढ़ी? 6%। तो बताओ, जो दिखता है ना उसे बोलते हैं नॉमिनल, जो दिखता है उसे बोलते हैं नॉमिनल। और नॉमिनल में से क्या माइनस कर दो, बताओ क्या माइनस कर दोगे? इन्फ्लेशन, तो उसे क्या बोलते हैं? रियल। समझ में आया? भाई दिख क्या रहा है आपको? दिख रहा है सर 10%, ये नॉमिनल हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन कितना हुआ? 4%। तो बताओ रियल इनकम कितनी बढ़ी? 6%। समझ में आया क्या? इसी तरीके से क्या है, एक्सचेंज रेट का भी सिस्टम होता है, बिल्कुल सेम। पहले नॉमिनल एक्सचेंज रेट की बात कर लो। क्लियर क्या? बस इतना जानना है, अगर ये समझ में आ गया एग्जांपल तो फिट है मामला। तो आप नॉमिनल और रियल के अंदर कभी कंफ्यूज नहीं होगे, हर जगह पे यही कॉन्सेप्ट चलता है नॉमिनल रियल का। जीडीपी में भी ऐसे ही होता है, नेशनल इनकम निकालोगे आप तो उसमें भी रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी आप देख लेना, यही होता है बिल्कुल सेम, ठीक है। नॉमिनल मतलब जो दिख रहा है, और जो दिखता नहीं है वो रियल होता है, ठीक है। नीर मतलब क्या? एक्सचेंज रेट। कौन सी एक्सचेंज रेट? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसका क्या मतलब है? आपको दिख रहा है $1 कितने का है? 70 रुपए का है, ठीक है। ऐसे 1 पाउंड कुछ रुपीस का होगा, ठीक है। ऐसे ही एक वो चाइना की कौन सी, एक जापान की येन है ना, येन, हाँ जापान की येन है, तो येन कुछ रुपीस का होगा। वैसे येन में उल्टा है ना, ठीक है। येन क्या है, शायद 2 येन या 1 येन मिलके रुपीस बनता है, ऐसा कुछ होता है। येन थोड़ा उल्टा चलता है। फिर युआन, युआन कहाँ की करेंसी बताओ? चाइना की। ऐसे बहुत सारी करेंसी है। तो आप क्या करो, इन सब का वेटेड एवरेज निकाल दो। सर वेटेड एवरेज क्या होता है? अरे भाई आप सिंपल एवरेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो बताओ मुझे। मैं आपसे पूछूं, 2
3 और 5 का सिंपल एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे सर? हम तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। मैं आपसे बोलूँ 2, 3, 5 और 6 का एवरेज निकालो सिंपल, तो आप क्या करोगे? चारों को ऐड करोगे, डिवाइड बाय 4 कर दोगे, है ना? ऐसे ही करोगे ना। तो मतलब जितने नंबर ऑफ आइटम है उन सबको मतलब उस नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देंगे। तो ये कौन सा एवरेज है? सिंपल। लेकिन सिंपल एवरेज सही नहीं होता, ठीक है? तो अपन कौन सा एवरेज यूज करते हैं? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के अंदर अपन वेट देते हैं। अब वेट किसको देंगे? सबसे ज़्यादा जिस करेंसी के साथ अपन सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब इंडिया किसके साथ ट्रांजेक्शन करता है बताओ? डॉलर के साथ नहीं करता। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन इंडिया के सब किसके साथ होते हैं? चाइना के साथ, ठीक है? तो इंडिया वेट किसको देगा? सबसे ज़्यादा चाइना को, है ना? ऐसे टेक्निकली इनकरेक्ट हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है ओनली। तो चाइना को सबसे ज़्यादा वेट देगा, फिर डॉलर को कम वेट देगा, फिर पाउंड को कम देगा। पाउंड को तो अब इंग्लैंड से तो बहुत ही कम होता है ट्रांजेक्शन, फिर जापान से अच्छा होता है, उसको अच्छा वेट दे देगा। और ऐसे टोटल कितनी करेंसीज का वेट देना है अपन को? 36 करेंसी का, और उसका एवरेज निकालना है। तो उसे क्या बोलते हैं? नीर। नॉमिनल एक्सचेंज, जो एक सिंगल फिगर आएगा उसे बोलते हैं नीर, ठीक है? और उस सिंगल फिगर में से अगर अपन इन्फ्लेशन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? रियल एक्सचेंज रेट। समझ में आया? नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? वेटेड एवरेज ऑफ 36 करेंसी। सर कौन सी 36 करेंसी? जिससे इंडिया सबसे ज्यादा डील कर रहा है। अब वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और रीड क्या होता है? मतलब वो इस 36 करेंसी का वेटेड एवरेज में से आप क्या लेस कर दो? इन्फ्लेशन लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा? रियल एक्सचेंज रेट आ जाएगा। बस इतना ही जानना है। अब ये अपना एक्सटर्नल सेक्टर कंप्लीट। दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट से? इंडस्ट्री चालू कर दें, इंडस्ट्रीज, ठीक है? उसमें अपन जान लेंगे एमएसएमई सेक्टर, थोड़ा इनफॉर्मल फॉर्मल के बारे में देख लेंगे, पीएसयू के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? एमएसएमई की अभी गवर्नमेंट की स्कीम आई है मोदी की, जो 59 मिनट्स के अंदर लोन दे देंगे, तो ऐसी स्कीम्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है? एमएसएमई सेक्टर क्यों जरूरी है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर कर लेना एमएसएमई, ठीक है? करना चलो आप प्रिपेयर एक बार। वैसे तो मैंने आपको पहले भी दिया था ये क्वेश्चन। फिर अपन एमएसएमई के करने के बाद थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, थोड़ा सा क्या पूरा ही करेंगे अच्छी तरीके से। फिर बस ये अपना इकोनॉमी के अंदर मेन पार्ट हो जाएगा। फिर आप जो बोलोगे वो कर लेंगे। फिर वर्ल्ड इकोनॉमी देखनी है, ठीक है? चलो, थैंक यू।